पॉलीमर्स के ओनर सुनील ठाकुर जी हैं। मैं सुनील कुमार ठाकुर पीपी ओवन सैक्स बिजनेस में करीब 30 सालों से हूँ। मेरा ये ध्येय है कि देश में लोग स्वावलंबी बने और नया जनरेशन जो है जॉब की तरफ जाते हुए लेकिन ज़्यादातर बिजनेस की तरफ रुझान करे, उनको इसमें ज़्यादा सफलता मिलेगी। और युवा के अंदर आज भी ये चीज़ है कि हमें कुछ न कुछ बिजनेस करना है, एक इंडस्ट्री लगानी है हमें। तो मैं उस पर्पज से पूछ रही हूँ कि सर ये मतलब अगर हम यंगस्टर्स करना चाहें तो ये सारी प्रोसेस करें कैसे? सबसे पहला बात है डिटर्मिनेशन। कितना नीड है, कितना जरूरत है आपको काम का। इस वक्त हमारे साथ प्रगति पॉलीमर्स के ओनर सुनील ठाकुर जी हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत हाईवेज टीवी में। आपने ये प्रगति पॉलीमर्स शुरू कैसे किया सर? मैंने इसको शुरू करने के लिए बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। हमारी जो पृष्ठभूमि है, हम बिहार से बिलोंग करते हैं। तो सुदूर बिहार में नेपाल बॉर्डर के पास हमारा गांव है। उसके बाद हम लोग जब कलकत्ता आए, हमारे पिताजी कलकत्ता में जॉब करते थे। वो बीकॉम LLB है और CA का भी उन्होंने काम किया हुआ। तो जूट का कोई कंपनी था, उस कंपनी में वो काम कर रहे हैं। तो ये जूट का बैग जो है सीमेंट पैकेजिंग में, अदर पैकेजिंग में काम में आता था। उस वक्त उन्होंने जब काम शुरू किया, देखा, जॉब स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे उनको लगा कि ये बिजनेस हम भी कर सकते हैं। क्योंकि जो उनके ओनर थे वो बिहार गए थे, उनका ऑल ओवर इंडिया में ब्रांचेस फैला हुआ था। पहले जूट ही चलता था, जूट का उत्पादन काफी होता था। किस नाम से था सर? प्रोग्रेसिव गणेश प्राइवेट लिमिटेड करके उनका कंपनी का नाम था। अभी भी है? अभी भी वो कंपनी है, लेकिन कंपनी ओनर नहीं है और उनके सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हुआ है। तो सब दूसरे फील्ड में है। तो कलकत्ता से आपने देखा, फिर उसके बाद हैदराबाद आके पिताजी ने जब काम जूट बैग का स्टार्ट किया 1984 में, तो उसके बाद मैं उस टाइम में पढ़ ही रहा था। मेरे बीच वाले भाई साहब के लिए काम शुरू किया था। कलकत्ता में काम करते करते फिर उनको कॉन्टेक्ट था आंध्र सीमेंट से, जो कि आंध्र प्रदेश में था, विजयवाड़ा, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट और विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में। तो उन लोगों ने बोला कि आप एक और हैदराबाद में ब्रांच स्टार्ट करिए और सर्विस बढ़िया देने की। फिर हैदराबाद में काम स्टार्ट हुआ। उसके 1 साल के बाद मैं 1987 में सितंबर अक्टूबर में मैं ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मुझे लगा कि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है और आंध्र प्रदेश और हैदराबाद में लोग, यहाँ के जो पॉलिटिशियन है वो बिजनेस ज्यादा करते हैं। पॉलिटिक्स करते हैं लेकिन उनके साथ बिजनेस मतलब दे आर मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट एंड टू प्रोटेक्ट देयर इंडस्ट्री दे आर इन पॉलिटिक्स। वेंगल राव, NT रामाराव, सभी लोग, उन लोगों ने उस टाइम पे जब बंगाल में नक्सल मूवमेंट चल रहा था, तो वहाँ के जितने भी मारवाड़ी या बिजनेसमैन कम्युनिटी है, उनको उन लोगों ने इनवाइट किया और वो लोग हैदराबाद में आके बालनगर, सनत नगर, सारे एरिया में उषा मार्टिन या फैन की कंपनी, जितनी भी फैन की कंपनी है सीलिंग फैन की, उस वक्त हैदराबाद में आई। जब आपने शुरू किया प्रगति, तब यहाँ पे किसकी सरकार थी? यहाँ पे NT रामाराव की सरकार। अच्छा। बाद में फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, लेकिन NT रामाराव की फिर दोबारा भी सरकार आई। चंद्रबाबू नायडू की सरकार थी 2000 ईस्वी तक। फिर बाद में चेंज हुआ, मतलब कांग्रेस की सरकार राजशेखर रेड्डी की 2005 में आई। लेकिन हर सरकार आती है तो वो बिजनेस फ्रेंडली होती है। उनको एक मकसद है कि अगर बिजनेस ग्रो करेगा तो हमारा स्टेट का इकोनॉमी ग्रो करेगा। और दूसरा बात है कि स्टेट के पास अपना पोर्ट है। पहले जो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश है, उनके पास में अपना सी पोर्ट बहुत बड़ा है। विशाखापट्टनम है, काकीनाडा है। तो अभी डिवाइड होने के बाद कुछ दिक्कत नहीं होती? हाँ, उतना ज्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों मिलके अपना काम कर रहे हैं। पोर्ट रहने से क्या होता है कि हम फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं। हम यहाँ पे जो खाद्यान्न है, जैसे चावल है, दाल है, ये हम एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट मतलब अफ्रीकन कंट्रीज को या रशियन कंट्रीज को, तो पोर्ट के माध्यम से ही जाता है। तो यहाँ बहुत बड़ा पोर्ट काकीनाडा होने से या विशाखापट्टनम होने से मार्केट मिल जाता है। मार्केट मिल जाता है। तो जब अभी आपने कलकत्ता से एजुकेशन आपने कंप्लीट की, क्या आपकी क्या है पढ़ाई? मैंने ग्रेजुएशन BSc में किया। BSc करने के बाद आपने सीधा सोचा कि इंडस्ट्री में आएंगे या फिर कुछ और अपनी लाइफ में? मैंने सोचा था कि मैं मेडिकल करूंगा, लेकिन मेडिकल में डोनेशन ज्यादा था। तो फिर मेरे को लगा कि यहाँ पे मेरे को इस काम में ज्यादा जरूरत समझ में आया। अच्छा। कोई देखने वाला नहीं था और बिजनेस में ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी है। आज सॉफ्टवेयर भी बिजनेस ही है, लेकिन सर्विस सेक्टर है।
हम लोग उत्पादन में है, प्रोडक्शन में है, तो अपना रोजगार जो है उसमें और 10 आदमी को रोजगार दे सकते हैं। लेकिन आपका एक दिशा निर्देश ऐसा रहता है कि जो ग्रोथ है वो n नंबर ऑफ ग्रोथ होगा। इन्फिनिटी इज ए ग्रोथ। जैसा हम ठीक है, हम लोग बड़े आदमी का कंपैरिजन करते हैं कि अडानी का ग्रोथ ऐसे हो गया, बिरला का ग्रोथ ऐसे हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों ने मेहनत किया है और उस चीज के लिए उन लोगों ने संघर्ष किया। सर अभी कितने लोग होंगे आपके फैक्ट्री? 250 आदमी से 400 आदमी। 400 आदमी जी। तो इसमें पूरे इंडिया के हर जगह से यहाँ पे एम्प्लॉय हैं यहाँ? हर क्षेत्र से, उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से और बिहार से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, तेलंगाना से। हाँ। रेवेन्यू कितना होगा इसका? मतलब जो सेल्स है वो हर महीने का 10 करोड़ रुपए का सेल्स है। अच्छा। 100 करोड़ का टर्नओवर है। टर्नओवर है जी। और अगर मान लीजिए कि इसको कोई लगाना चाहता है, ऐसी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो उसको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कैसे लगाएगा? ऐसा है, बड़े पैमाने पे 10 करोड़ रुपए में लगा सकता है। छोटे पैमाने पे अगर एकदम निचले स्तर पे MSME में जाके छोटा से छोटा स्तर में 20 लाख रुपए में भी शुरू कर सकता है। अच्छा। क्योंकि कपड़े का थान खरीदा, काटा, सिया और कंज्यूमर को बेच दिया। जैसे पैकेजिंग मटेरियल है, आड़त में चावल वाले को बेचना है, धान वाले को बेचना है, वो कर सकता है आदमी। और ऐसी छोटी छोटी इंडस्ट्री बहुत आ चुकी है हैदराबाद। एक एक आदमी को मैंने देखा कहीं कहीं काम करता है, वो आदमी अपना छोटा सा इंडस्ट्री लगा के मजे में है। उनके बच्चे IIT में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो आदमी इस काम में लगा हुआ है एंड दे आर हैप्पी। लेकिन ये जो छोटे छोटे मटेरियल इसके हैं, मैंने अभी देखा, हम तो पहले जानते ही नहीं थे किस तरह से होता है। अब वो देखने में तो ऐसा लग रहा है साबुदाने के दाने की तरह लग रहा है। बिल्कुल, वो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट है। प्लास्टिक का रिलायंस वो बनाती है। उसी तरह से 6-7 कंपनी है, MRPL है, हल्दिया है, इंडियन ऑयल है, HMEL मित्तल है, IOCL है, ये सब का ओपाल है, ONGC की एक कंपनी है। ये सारी कंपनी, तो वहाँ से आप लोग ये रॉ मटेरियल लेते हैं और फिर इसके बाद प्रोसेस करते हैं, उसको यार्न बनाते हैं। हमारे पास 5 नमूने का काम है। हम जुलाहे का भी काम करते हैं, वीवर कम्युनिटी जो लूम हम चलाते हैं। उसके बाद हम धागा बनाते हैं, तो धागा बना के उसको यार्न को फिर कपड़ा बुनते हैं। कपड़ा बुनने के बाद फिर हम उसको छपाई, कढ़ाई, दर्जी का भी काम करते हैं। तो ये सारा 4-5 प्रोसेस होने के बाद हमारा एंड प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाता है। मैंने उन बोरियों पे देखा जैसे कि बिरला सीमेंट का था, सरकार की तरफ से था। हाँ, तो ये इन लोगों की तरफ से आपको ऑर्डर मिलता है कि कितनी बोरियां हमें चाहिए? जी। फर्टिलाइजर की कंपनी है, चीनी उद्योग है, इन सारे लोगों से काम मिलता है। और धान भरने के लिए जनरल बाजार से ऑर्डर मिलता है, मार्केट से। मान लीजिए आप फैक्ट्री है आपकी, आप ये प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, लेकिन आप प्रोडक्ट तैयार करने नहीं है, इसको मार्केट तक पहुंचाना मेन उद्देश्य है ना, उसी से हमारा टर्नओवर आएगा। तो एक तो प्रोसेस ये है कि आपको लोगों के यहाँ से ऑर्डर मिल रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ ऑर्डर ही मिल रहे हैं। अगर मान लीजिए कहीं से ऑर्डर नहीं मिलता है, हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो इन्हें हम और किस तरीके से बेच सकते हैं मार्केट में, कैसे सप्लाई कर सकते हैं? बेसिकली ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, उनको भी इंडस्ट्री चलाना है, हमको भी इंडस्ट्री चलाना है। अच्छा। एंसिलरी है, जैसे एक BHEL कंपनी आती है, तो उसकी एंसिलरी बहुत सारी कंपनी है। कोई मोटर बनाएगा, कोई मैकेनिकल काम करेगा, उसी तरह से ये भी एक काम है। बिना पैकेजिंग मटेरियल के सीमेंट उद्योग नहीं चल सकता है। तो सर जब स्टार्टिंग में आपने शुरू किया होगा, तो ये सारी चीजें तो नहीं पता, जैसे मैं ही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है इसके बारे में, जीरो। तो मैं अगर एक इंडस्ट्री लगाती हूँ, तो मैं सोचूंगी कि मैं किससे कांटेक्ट करूँ कि अपना प्रोडक्ट वहां से रॉ मटेरियल लूँ, यहाँ प्रोडक्ट सप्लाई करूँ, ये कैसे हुआ फिर? अब हर चीज के लिए क्या होता है कि आपको जैसे आज बातचीत करने के लिए, मीडिया में आने के लिए कहीं ना कहीं आपने ट्रेनिंग लिया या यूट्यूब पे देखा, ज्ञान तो अर्जित करना पड़ेगा। किसी को भी बिना ज्ञान के कुछ काम हो नहीं सकता है। उसी तरह से कितना नीड है, कितना जरूरत है आपको काम का। तो हमारे देश के 40% लोग MSME सेक्टर से जुड़े हुए हैं, छोटे मतलब लघु उद्योग से जुड़े हुए हैं। वो सभी लोग काम कर रहे हैं और अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, इसीलिए हमारा देश तरक्की कर रहा है। हाँ, वो ठीक है, लेकिन जिसको लगाना है उसको समझना तो पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं आके ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। आपको पता है सर, जैसे कि हम लोग ही हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, मैं मीडिया में हूँ, चाहे मेरा भाई सॉफ्टवेयर है, चाहे कहीं भी, लेकिन हर युवा के अंदर आज भी ये चीज है कि हमें कुछ न कुछ बिजनेस करना है, एक इंडस्ट्री लगानी है हमें। तो मैं उस पर्पज से पूछ रही हूँ कि सर ये मतलब अगर हम यंगस्टर्स करना चाहें, तो ये सारी प्रोसेस करें कैसे, क्या आप कुछ समझा सकते हैं उसको? इसी के बारे में दो चीजें होती है।
एक तो सबसे पहला बात है डिटर्मिनेशन। मैं अभी एक मेरे साथ ही एक लड़का है जो इसी गांव का लड़का है, राहुल रेड्डी नाम है, बियॉन्ड पॉलीमर करके उसका एक फैक्ट्री लगा के दिया है हमने। अच्छा। मदद करी है उसको। उस फैक्ट्री में क्या होता है कि हमारा एक प्रोडक्ट होता है लाइनअप, जो चीनी आटा भरने के लिए काम में आता है, कैरी बैग टाइप का। तो उसमें आप सामान भरिए, वो पैक हो जाता है। हम लोग भी वो सामान लेते हैं, बैग के अंदर में रख के पैक करते हैं। हाइड्रोस्कोपिक नेचर का जो भी गुड्स रहेगा उसके लिए जरूर। वो बच्चा है, वो इंजीनियरिंग किया हुआ है, वो बोला कि हमको कुछ न कुछ काम चाहिए। जानकार आदमी था, मैंने उसको रास्ता बताया, ठीक है आप ये इंडस्ट्री लगा दीजिए। उन्होंने मशीनरी खरीदी, हमने उसकी मदद करी, ठीक है। लेकिन अगला ज्ञान उसके पास इतना था कि आज भारत सरकार जो भी कुशल मतलब जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं उसको 25 लाख रुपए तक का लोन देती है। अच्छा। उसमें 25% सब्सिडी देती है, ग्रांट। 8 लाख रुपया हुआ या 8.5 लाख रुपया वो भारत सरकार देती है एमएसएमई के तहत। आपने पूछा इसलिए मैं उन सारी सही मैं यही जानना चाहती हूँ। तो जितने भी हमारे जो मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। अगर मैं किसी के बारे में बोलता हूँ तो मैं कोई पार्टी और पॉलिटिक्स के माध्यम से नहीं बोलता हूँ। हर सरकार का अपना अपना महत्व है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम है उसका लाभ उस बच्चे को मालूम था, उसने बैंक में अप्लाई किया, एमएसएमई वाले ने बताया और सरकार के थ्रू उसने 25 लाख रुपए का लोन लिया। उसमें उसको पैसे मिल गए, मशीन लिया, काम मैं दे रहा हूँ, तो काम उसको मिल गया। उसके बाद मैंने उसको मेरे जो फ्रेंड सर्किल है या जो इंडस्ट्रियल सर्किल है वहां पे बताया, वहां पे भी वो घूम के बाद में अपना प्रोडक्ट बेच रहा है। जब वो एक मशीन से काम नहीं हुआ, जब दूसरा मशीन लाया ना, मैं बताया मैं लगाऊंगा, तो बोला अंकल आप मत लगाइए, मैं ही लगाऊंगा। फिर उन्होंने अपना जो भी कोई नाम से 50 लाख रुपए का लोन लेकर के उसने अपने मदर या जो भी मौसी के नाम से फैक्ट्री लगाया। वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए 35% सब्सिडी है। अच्छा। 35%। तो मान लीजिए 50 लाख रुपए का 18 लाख रुपए उसको भारत सरकार ने दिया है। ठीक है, एक अनुदान हो गया। ये अनुदान मिलने से क्या हुआ कि उसका मोरल सपोर्ट बढ़ गया। ठीक, और इंडस्ट्री चल रही है, अच्छा खासा फैक्ट्री चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उसका रोल मॉडल देख के अपनी बच्ची के नाम पे एक काम स्टार्ट करना था, तो सृष्टि इंडस्ट्रीज करके उसके नाम पे लगाया। आपकी फैमिली में से कोई फिर आपके मेरा लड़का है, पिछले 8-9 साल से इंजीनियरिंग किया उन्होंने, और वो अच्छा काम कर रहे हैं इसमें इसी में। अच्छा। और उनकी वजह से ही ग्रोथ है, तो बेटर है, उसमें कोई बात नहीं। अब और आदमी होना चाहिए और लोगों को जिसको जरूरत है। तो गुजरात में हमारे टाइप की बहुत इंडस्ट्री है और वो लोग सस्ता सस्ता माल बेचते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि हमारे एस्टेब्लिश कस्टमर है, तो हम पूरा जगह में माल बेचते हैं, इसलिए हमको कहीं अभी बाहर हम नहीं जा सकते अनलेस एंड अंटिल कोई बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो। बढ़िया अपॉर्चुनिटी अफ्रीका में है। अच्छा। लेकिन अफ्रीका में अब कौन जाएगा, क्योंकि वो डेवलपिंग इकोनॉमी है। हमारे से 30-40 साल पीछे है अफ्रीका, इसीलिए चाइना, इंडिया, अमेरिका, अब तो इंग्लैंड के पास सत्ता नहीं है, नहीं तो अभी तक कब्जे में था इंग्लैंड और फ्रांसीसी लोगों के अंडर में अफ्रीका था। अच्छा। अब क्योंकि सब जगह से रिवोल्ट होके काम खत्म हो चुका है, बट अपॉर्चुनिटी अभी भी है अफ्रीका के कोई भी क्षेत्र में। क्या वहाँ क्या दिक्कत है? अगर अपना करें तो बच्चे आजकल रहना चाहते हैं, विदेश में रहना चाहते हैं, तो ठीक है वहाँ भी एक शुरू कर दें। कोई ऐसा आदमी हमारे पास नहीं है। किसी को नो हाउ चाहिए, कोई आदमी चाहिए, जो मैंने क्या बताया। बिहार में आपका जन्म हुआ है कि बिहार कलकत्ता में? अच्छा, बिहार में जन्म हुआ। फिर कितने दिन के बाद आपने कुछ भी पढ़ाई बिहार में नहीं की थी? मैंने 1 क्लास 2 क्लास बिहार में किया है। अच्छा। पहली और दूसरी, तीसरी कक्षा से मैं कलकत्ता में आ गया। और चूंकि बिहार में रहने की वजह से मेरा जो मदर टंग है वो मैथिली है, और जो भोजपुरी है वो कलकत्ता का सेकेंड लैंग्वेज है। कलकत्ता में भोजपुरी बोलते हैं लोग? कलकत्ता में भोजपुरी ही चलता है। अच्छा। हाँ, बंगाली है लेकिन वहाँ पर भोजपुरी चलता है। तो लोकल लोग भोजपुरी बोलते हैं कि बाहरी लोग? बाहरी लोग ज्यादा है वहाँ। अच्छा। बंगाली लोग तो बंगला में ही बात करते हैं, जिस वजह से हम लोगों को बंगाली आता है। ठीक है, लेकिन हमने भोजपुरी वहीं सीखा। जितने भी ग्वाले हैं, खटाल वाले हैं, मिल मजदूर है, क्योंकि जूट मिल 150-200 जूट मिल था, वहाँ पूरे वर्कर बिहार के हैं। अच्छा। छपरा और आरा और क्या बोलते हैं बलिया के। बिहार से कोलकाता नजदीक भी है ना, तो लोगों को इजी भी होता है सुबह उतर के। जैसे हैदराबाद से चेन्नई या बैंगलोर जाना है या विशाखापट्टनम,
उसी तरह से कलकत्ता है। तो कलकत्ता में एजुकेशन के बाद आप फिर हैदराबाद पढ़ाई के लिए आए थे या फिर सीधे नहीं, पढ़ाई के लिए आया था लेकिन पढ़ाई किया नहीं, सीधा बिजनेस में इंटर कर गया। देखा मैं बिजनेस, मेरे को समझ में आया कि हम यहाँ ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको किसने मतलब जो भी व्यवस्थाएं होंगी, कोई तो साथ दिया होगा, कैसे? मेरे पहले फादर थे हमारे साथ में। अच्छा। और उसके बाद हमने धीरे धीरे अपना डेवलप किया। और दूसरा बात क्या है, आज हर जगह जिसको काम आता है उसको कहीं दिक्कत नहीं है, और जिसको काम नहीं आता है उसको हर जगह दिक्कत है। तो प्रभाव है कि काम करने का कोई बहाना नहीं है और काम नहीं करने के 100 बहाने हैं। ग्रोथ लाइफ में है और इंसान के जीवन में तकलीफ आता है, आपके भी जीवन में आएगा, किसी के भी जीवन में आएगा, लेकिन उसके बाद बढ़िया दिन है। जो टनल है ना, टनल के बाहर लाइट है। हो सकता है टनल लाइट तुरंत आ जाए या थोड़ा और समय लगे। सर लेकिन ये जो मैंने फैक्ट्री में आपका देखा है घूम घूम के, इसका प्रोसेस बहुत ही जैसे हमको लगता था कि इजीली बोरी बन के आ जाती है, ऐसा नहीं है। इसके लिए मेजरमेंट है, मैंने देखा कि एक बोरी को बनाने के लिए जो एक धागा है उसका भी मेजरमेंट है। तो इनके लिए जब आपने स्टार्ट किया होगा तो इनके लिए कैसे ट्रेनिंग दिया या फिर कैसे शुरू किया था ये? फिर जो मैनेजरियल स्टाफ है उनको हायर किया हमने। हाँ। प्लस टेक्निकल टीम है जो कि आपको सजेस्ट करती है। बहुत सारे लोग हैं जिनको क्या हायर करके वो नॉलेज देती है। आज हर इंडस्ट्री में या हर जगह में कंसल्टेंट होते हैं जो आके आपको बताते हैं इस तरह से मुझे। और उसके अलावा BIS है, भारत सरकार का एक उपक्रम है जो कि क्वालिटी और मानक तैयार करता है हर एक चीज के लिए। अच्छा। तो ये BIS के स्टैंडर्ड पे ये माल बनता है, मैंने देखा स्पेसिफिकेशन है सारा चीज का। और वैसे भी गवर्नमेंट का आपके यहाँ से प्रोडक्ट भी बन रहा है तो वो तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसमें आने के लिए, एम्प्लॉय बनने के लिए क्या एजुकेशन की जरूरत है, क्या है आपके पास क्वालिफिकेशन का? ऐसा है, बेसिक रिक्वायरमेंट अगर ग्रेजुएट है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ग्रेजुएट होने के बाद उसका स्नातक हो गया तो आदमी अपने आप में परिपूर्ण हो गया। बाकी सुपरवाइजर लेवल में आदमी मैट्रिकुलेट भी है तो बढ़िया है। बट अगर किसी को अपना खुद का काम करना है तो एजुकेशन बैरियर नहीं है, क्योंकि जितने भी ड्रॉप आउट कैंडिडेट्स हैं वही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। जैसे वर्कर्स हैं इसमें बहुत सारे अलग-अलग कैटेगरी के वर्कर्स, अलग-अलग कैटेगरी, तो उनके लिए क्या है क्वालिफिकेशन का? तो हमारे पास कोई क्राइटेरियन उनका स्किल है। तो यहाँ आते हैं लोग, उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। अभी सरकार जो स्किल पे बहुत काम कर रही है। मैंने एक खबर पढ़ी थी कि विदेश जाने के लिए छोटे छोटे काम के लिए बहुत स्किल लोगों की वहाँ पे जरूरत है। लेकिन हमारे यहाँ अगर जिस तरह से आपने काम शुरू किया है और लोगों को सजेस्ट भी कर रहे हैं, हेल्प भी कर रहे हैं, तो अगर ऐसा होता है तो हमारे पास ही बहुत स्किल लोगों की जरूरत है। हमें बाहर जाने की क्या जरूरत है ऐसे लोगों की? इतनी सैलरी बाहर दे देंगे जो भी है। इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि अमेरिका जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिकन यहाँ आके माल बेच रहे हैं। ठीक है, वो आजकल कुछ बना नहीं रहे अमेरिकन, तो इसीलिए बहुत सारे बच्चे अमेरिका जाके फिर वापस इंडिया ही आ रहे हैं। और जो आदमी गल्फ जा रहा है, पहले हैदराबाद का 2 ही काम था, यहाँ के जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो दुबई जाते हैं, और जो आंध्रा वाले बच्चे हैं वो अमेरिका जा रहे हैं। जो एजुकेटेड पर्सन है वो अमेरिका जाता है, जो अनएजुकेटेड होता है। लेकिन आज के दिन में अमेरिका जो है मतलब फ्रूटफुल नहीं है। जो फैसिलिटी है, जो आज अमेरिका से लोग वापस आ रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर के लोग हैं वो वापस आ रहे हैं क्योंकि उनको वही लाइफस्टाइल यहाँ मिल रहा है। लेकिन अपॉर्चुनिटी यहाँ बहुत है इंडिया में, जो काम करने वाला आदमी है उसके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि बिहार के इतने लोग हैं जो इतने रिच हैं, लेकिन उनके पास ये सब सारे बाहर आ गए हैं। अगर बिहार की गवर्नमेंट चाहती तो इन लोगों को एक अच्छा माहौल दे करके अपने लोगों को वहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी देती। रबर का इंडस्ट्री लगाया, मैं 2 जगह गया उसके मशीन के लिए। पंजाब में सरहिंद है, और पंजाब की पृष्ठभूमि औसतन यूपी और बिहार के जैसा ही है, वही मिट्टी है, कोई वहाँ पे बड़े बड़े टीले नहीं है या कोई चट्टान नहीं है। वहाँ इंडस्ट्री चल रहा है, वहाँ मशीनें, लुधियाना में मशीनें बनती है, सब जगह मशीन बनता है। पूरे पंजाब के लोग बाहर माल बेचते हैं, खेती बाड़ी भी कर रहे हैं और उद्योग भी चला रहे हैं, कैपिटल गुड्स। वैसे ही केरला में मैं देखा कि लोग कैपिटल गुड्स बना रहे हैं। तो हमारी पृष्ठभूमि भी वैसी है, हम वहीं भी कैपिटल गुड्स बना सकते हैं, मैकेनिकल आइटम है। लेकिन कोई हमारे यहाँ सब काम करने जाता है तो उसको टांग पकड़े के पीछे खींचते हैं।
और जितने भी IAS हैं सब बिहार के जाकर के बिहार के ही लोग हैं। हाँ, लेकिन कितने लोग आएंगे? हाँ। आज 15 करोड़ में 300 आदमी मान लीजिए है, पूरे 150 करोड़ लोगों में 300 से 400 लोगों का IAS IPS और IFS में जॉब मिलेगा, ठीक है? उसमें कितने लोग आएंगे? फिर उसमें कोटा भी वो टॉप करते हैं, टॉप कर रहे हैं, बिहार मेहनती है, टॉप करते हैं। मैं ये नहीं मानता हूँ, लेकिन उनके ही मेहनत को अगर वो सरकार चाहे कि मान लीजिए कि अगर हमारे पास 100 लोग हैं, उसमें से 15 लोग ही अगर अच्छे बनते हैं तो 15 लोगों को मौका देगा। जो भी शेष लोग बच रहे हैं उनको वो कुछ तो भी उनको मदद करेंगे ना आगे बढ़ने के लिए। तो वो उन अच्छे लोगों को तो सरकार को लाना वापस जरूरी है ना। ऐसे थोड़े नहीं कि जाओ जहां मर्जी वहां रहो। ऐसे होता है कि हम न घर के रहते हैं न घाट के रहते हैं। यही जो चीज है ना, जिसको कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने अच्छी तरह से यूटिलाइज किया। सर बहुत अच्छा लगा, आपने यंगस्टर्स के लिए भी बहुत अच्छा मैसेज दिया और बहुत बहुत धन्यवाद हैबिस टीवी से जुड़ने के लिए और इतनी डिटेल में जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।